हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लास्ट तक इसमें बने रहें और सारे क्वेश्चनों का आप सॉल्यूशन पा सकते हैं इसमें। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन पेप्टिक अल्सर। हमें यहाँ पे पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन बतानी है। इट इज़ द डिफाइन एज द ब्रेक डाउन इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डिओडिनम, ईसोफेगस, स्टमक आर अ breach in lining mucosa of digestive tract proceed by digestion of mucosa by pepsin and acid are present in abnormally हाई कंसनट्रेशन। तो जो पेप्टिक अल्सर है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होना किसका, म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाना। और कहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन होता है, डिओडेनम की, ईसोफेगस की, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसकी में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये किससे होता है, हाई HCl के प्रोडक्शन से होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी, पेप्टिक अल्सर इज अ सोर इवैक्यूएशन दैट फॉर्म्स इन द म्यूकोसल वॉल ऑफ द स्टमक इन डिओडिनम आर इन द ईसोफेगस। जो पेप्टिक अल्सर है वो क्या है, सोर है, इवैक्यूएशन है, मतलब वहाँ पे जो म्यूकस लेयर है उसका क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। और कहाँ की म्यूकस लेयर, बॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक की बॉल और डिओडिनम की बॉल का क्या हो जाना, वहाँ पे इवैक्यूएशन हो जाना, सोर हो जाना ही क्या कहलाता है, पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है का भी, जिसमें हम देख लेते हैं एनलिस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन पेप्टिक एंड डिओडिनल अल्सर। हमें यहाँ पे पेप्टिक अल्सर के जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके बारे में पूछा गया है और क्या डिफरेंस होता है पेप्टिक अल्सर में और डिओडिनल में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते हैं साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं पेप्टिक अल्सर के। जिसमें फर्स्ट आ जाएगा लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक पेन सम टाइम रेडिएटिंग टू बैक 1 to 2 hours आफ्टर ईटिंग। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें क्या होता है, लेफ्ट ईसोफेगस पेन होता है, मतलब ईसोफेजिक पेन होता है लेफ्ट साइड में। और सम टाइम क्या होता है, रेडिएटिंग होता है, जब हम खाना खा लेते हैं उसके 1 से 2 घंटे के बाद में ये पेन हम स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स में आ जाएगा एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, अकर्स 2 to 4 hours आफ्टर ईटिंग एंड रिलीविंग बाय फूड। डिओडिनल अल्सर में हार्ट बर्न होता है, नोजिया होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, वेट लॉस होता है, डिस्पेप्सिया होता है, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन पेन होता है, फिर वॉमिटिंग, कभी कभी उसके साथ में ब्लड भी आ जाता है, एनोरेक्सिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, ब्लडी टूल आता है, क्योंकि अगर अल्सर ज़्यादा वहाँ पे हो जाता है तो उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग के कारण जो ब्लड रहता है वो स्टूल के साथ में बाहर आता है। फिर आ जाएगा नॉक्चर्नल पेन होता है। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हुए। तो हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर में। पेप्टिक अल्सर और इधर साइड डिओडिनल अल्सर। पेप्टिक अल्सर में क्या है, दे अकर्स इन स्टमक। जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्टमक में होते हैं। डिओडिनल अल्सर में क्या होते हैं, दे अकर्स द डिओडिनम, ये क्या होते हैं, डिओडिनम में होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा दे कॉज्ड बाय इंजरी लाइक सब्सटेंस, एल्कोहल, एस्पिरिन, NSAID एंड ड्रग। ये किसके कारण होते हैं, या तो इंजरी के कारण होते हैं, सब्सटेंस यूज़ अगर करते हैं कोई ड्रग्स वगैरह, एल्कोहल, एस्पिरिन, NSAID ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उसके कारण पेप्टिक अल्सर होते हैं। और जो डिओडिनल अल्सर है वो किसके कारण होते हैं, बट दीज आर कॉज्ड बाय द HCl सिक्रेशन बाय वेगस नर्व स्टिमुलेशन इन फास्टिंग पीरियड। जब फास्टिंग पीरियड हम फास्ट रहते हैं तो उस टाइम में क्या करती है, हमारी जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाती है और जो HCl वहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो हाई HCl प्रोडक्शन, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण डिओडिनल अल्सर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा पेन इन लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन इन पेप्टिक अल्सर। पेन है वो कहाँ पे होगा, पेप्टिक अल्सर में लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा, और डिओडिनल अल्सर में कहाँ होगा, राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा। फिर नेक्स्ट जाएगा नोजिया इज कॉमन। जो पेप्टिक अल्सर है उसमें नोजिया कॉमन है, लेकिन जो डिओडिनल अल्सर है उसमें नोजिया नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वॉमिटिंग विद ब्लड अकर्स इन दिस केसेस। जो पेप्टिक अल्सर है उसमें क्या आएगा, वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आएगा कभी कभी, लेकिन जो अगर डिओडिनल अल्सर है उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लड किसके साथ में आएगा, स्टूल के साथ में बाहर आएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेट लॉस होगा पेप्टिक अल्सर में, डिओडिनल अल्सर में वेट लॉस नहीं होगा। फिर पेप्टिक अल्सर में पेन स्टार्ट जस्ट आफ्टर टेकिंग फूड। पेप्टिक अल्सर में क्या होगा, जब हम खाना खाएंगे तो इसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जाएगा ऑनसेट ऑफ पेन आफ्टर 2 to 4 hours टेकिंग फूड। तो जो डिओडिनल अल्सर है उसमें क्या होगा, खाना खाने के 2 से 4 घंटे के बाद में पेन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है पेन इज प्रेजेंट वाइल हंग्री। जब हम जो पेप्टिक अल्सर होता है उसमें क्या होता है, अगर हम
हंग्री हैं, भूखे हैं, तो उस टाइम में पेन होता है। लेकिन जब ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, जब हम हंग्री रहते हैं तो उस टाइम में पेन नहीं होता, खाना खाने के 2 to 4 आवर्स के बाद में पेन इसमें स्टार्ट होता है। पेन इज़ रेगुलर, जो पेप्टिक अल्सर है उसमें पेन कंटिन्यू बना रहता है, और जो ड्यूडेनल अल्सर है उसमें पेन नहीं रहता। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मैलिग्नेंसी नॉट कॉमन, जो पेप्टिक अल्सर है उसमें मैलिग्नेंसी नहीं होती है, लेकिन जो ड्यूडेनल अल्सर है उसमें मैलिग्नेंसी प्रेजेंट होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फर्स्ट का सी, एक्सप्लेन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। क्या क्या इसके मेडिकल मैनेजमेंट है, यहाँ पे पूछा गया है पेप्टिक अल्सर के। हम फर्स्ट देख लेते हैं एसिड सप्रेशन थेरेपी। जो HCl प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था, इंक्रीज हो गया था, तो उसको सप्रेशन करने के लिए हमें क्या करना है, एसिड की सप्रेशन थेरेपी चलानी है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, एसिड को सप्रेस करती हैं, जिसमें एग्जांपल में आ जाएगा ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्रोजोल और लेंसोप्रोजोल। फिर नेक्स्ट आ जाती है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H2RAP। जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं वो भी क्या करती हैं, एसिड प्रोडक्शन को कम करती हैं, जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है रिनिटिडीन। नेक्स्ट आ जाती है एंटासिड्स होती हैं, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर नेक्स्ट आ जाती है म्यूकोसल प्रोटेक्शन। हमने क्या करी है, अभी एसिड सप्रेशन किया है यहाँ पे, अब हम म्यूकोसल प्रोटेक्शन करेंगे, जिसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं, सुक्रोल फैट, बिस्मिथ कंटेनिंग कंपाउंड, मीजोप्रोस्टोल। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। हमें डाइटरी हमारी मॉडिफिकेशन करना है, लाइफ स्टाइल अच्छी रखनी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखनी है, जिसमें हम आ जाता है अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल, कैफीन एंड स्पाइसी फूड। हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, कैफीन और स्पाइसी फूड से यहाँ पे हमें नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। हमें स्मॉल मील और फ्रीक्वेंट मील लेनी है, और ऐसी मील लेनी है जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट जाता है रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जो पेप्टिक अल्सर है उसका एक कारण होता है कि स्ट्रेस के कारण भी ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। हमें मॉनिटरिंग करवाते रहना है, फॉलोअप करवाना है, रिपीट एंडोस्कोपी करवानी है, जिससे हम ब्लीडिंग का कॉज का पता लगा सकते हैं कि जो अल्सर है वो ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर अभी भी ब्लीडिंग वहाँ पे हो रही है, तो हम इससे एंडोस्कोपी में पता लगा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मुलेट नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर का पेशेंट, उसके लिए हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस बता देती हूँ, आप नर्सिंग केयर प्लान बना लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग केयर प्लान तो आप फर्स्ट ईयर से बनाते आ रहे हैं, तो आपको आसानी से आप बना ही सकते हैं नर्सिंग केयर प्लान। मैं आपको डायग्नोसिस बता देती हूँ। हमारी फर्स्ट डायग्नोसिस आ जाएगी रिस्क फॉर डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू हेमरेज एंड ब्लीडिंग बाय वॉमिटिंग एंड स्टूल। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या जा रहा है, यहाँ पे जो डेफिसिट हो जा रहा है, जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसकी क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। और किसके कारण हो रही है कमी, रिलेटेड टू हेमरेज के कारण, ब्लीडिंग के कारण, वॉमिटिंग या स्टूल, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा पेन रिलेटेड टू अल्ट्रेशन इन कंटिन्यूएशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस यहाँ पे पेन रह रहा है। नेक्स्ट हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू चेंजेस इन डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड अल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। एपेटाइट की कमी हो जा रही है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर है। फिर नेक्स्ट आ जाती है डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सरफेस ऑफ डिस्चार्ज नीड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिसीज कंडीशन उसे हुई है उसके बारे में उसको क्या है, प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है कि उसको क्या ट्रीटमेंट चलाना चाहिए, क्या उसकी प्रोग्नोसिस है, डिस्चार्ज नीड्स, ये सब उसको पता नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए हम सबसे पहले हमारा पॉइंट रहता है असेसमेंट, जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लेते हैं, तो आपको ये नर्सिंग डायग्नोसिस वहाँ पे लिखनी है। फिर गोल बताना है कि हमारा क्या गोल रहने वाला है, जैसे यहाँ पे क्या है, रिस्क फॉर फ्लूइड डेफिसिट, तो हमारा गोल क्या रहेगा, फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाना, मेंटेन करना। फिर उसके बाद में क्या रहेगी, प्लानिंग रहेगी, इम्प्लीमेंटेशन रहेगा और रैशनल रहेगा कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया वो क्यों किया, उसका रैशनल रहने वाला है। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, इवोल्यूशन, जिसमें हमें बताना है कि पेशेंट को हमने इतने सारा प्लानिंग हमने जो किया था उसको इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद में हमें क्या रिजल्ट मिला उसमें हमें प्लानिंग में बतानी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सेकंड का ए, डिफाइन अस्थमा।
अस्थमा इज द chronic inflammatory disease of airway caused by allergic response of bronchi, resulting in reversible narrowing of airway due to the bronchoconstriction, spasm, congestion, and thickening of ball of bronchi and accumulation of mucus. Recurrent attack. जो अस्थमा होती है वो क्या होती है? क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है। और ये किसके कारण कॉज होती है? या तो एलर्जन के कारण कॉज होगी, होता है ब्रोंकाई की बॉल में कंजेशन हो जाता है और म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। रिकरेंट अटैक इसमें आते हैं अस्थमा में। फिर हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा ए कंडीशन इन विच द पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड सोयल, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। ये क्या है? अस्थमा एक कंडीशन है जिसमें जो एयरवे है वो क्या हो जाती है? इन्फ्लेम्ड हो जाती है, नैरो हो जाती है और शोयल हो जाती है। और क्या करती है? एक्स्ट्रा म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण ब्रीथ लेने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। ये हमारी अस्थमा की डेफिनेशन है दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का बी, एनलिस्ट कॉजेज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा। हमें कॉज बताना है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कॉजेज होते हैं। कॉजेज ऑफ अस्थमा, देयर आर द सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ अस्थमा, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा एनवायरमेंटल फैक्टर जिसके कारण अस्थमा कॉज होता है। फर्स्ट आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, मोस्टली कोल्ड एयर। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उस टाइम में भी अस्थमा के जो एपिसोड्स हैं, रिकरेंट एपिसोड्स, वो अटैक हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर ये कब होता है? कोल्ड इन्वायरमेंट में ये होता है। फिर आ जाएगा चेंज इन ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर। अगर ह्यूमिडिटी चेंज होती है तो ड्राई एयर के टाइम में भी क्या होता है? ये अस्थमा के अटैक आते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट में क्या आ जाएगा? सिगरेट, इंडस्ट्रियल स्मोक जोन और सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब क्या है? पॉल्यूटेंट हैं जो अस्थमा को कॉज करते हैं। नेक्स्ट उसमें आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी एक एलर्जन है जो क्या करता है? अस्थमा को कॉज करता है। फिर आ जाएगा एलर्जन इन्हेलेशन, जिसमें आ जाएगा फूड ट्रीटेड विद सल्फेट, वेयर, वाइन्स। ये सब क्या है? इन्हेलर है जिसके कारण भी अस्थमा कॉज होता है। नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रेस एंड इमोशनल अपसेट। इसके कारण भी जो अस्थमा है कॉज होता है। मेडिकेशन NSAID या बीटा ब्लॉकर अगर लेते हैं तब भी अस्थमा कॉज होता है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड परफ्यूम्स। जो परफ्यूम्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के परफ्यूम्स होते हैं, उन सब से भी कारण क्या होता है? अस्थमा कॉज होता है। फिर आ जाता है हम इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण अस्थमा कॉज होता है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को अस्थमा है तो उनको भी अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। फिर है पेसिव स्मोकर, जो स्मोकिंग को इनहेल करते हैं, मतलब स्मोकिंग तो नहीं करते हैं लेकिन स्मोकिंग को इनहेल करते हैं, उनको भी क्या होता है? अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। फिर आ जाएगा अर्बन लिविंग। अर्बन लिविंग में स्मॉल हाउसेस रहते हैं जिसके कारण में बहुत सारी जो डिसीज़ कंडीशन है वो यहाँ पे कॉज होती है। तो जिसमें से अस्थमा भी एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन जो अर्बन लिविंग के कारण होती है। फिर है रेगुलर यूज़ ऑफ NSAID। अगर हम रेगुलर यूज़ करेंगे NSAID ड्रग का तो वह जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी और अस्थमा वहाँ पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ एलर्जन। एलर्जन के कारण भी अस्थमा कॉज होता है। ओबेसिटी के कारण और लो बर्थ वेट के कारण भी यहाँ पे ये अस्थमा कॉज होता है। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख ले। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम्स होता है, जिसमें क्या जाता है? बीजिंग साउंड हमें सुनाई देगा ब्रीथ का। फिर आ जाएगा चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी, कफ रहेगा ऑल नाइट एंड अर्ली इन मॉर्निंग, वहाँ पे ज़्यादा कफ रहेगा। फिर आ जाएगा डिसैप्निया रहेगा, ब्रीथलेसनेस रहेगा। फिर आ जाएगा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर है रॉन्ची ड्यूरिंग साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब इंस्पिरेशन करेगी, इनहेल करेगी एयर को, तो उस टाइम में क्या रहेगा? रॉन्ची साउंड वहाँ पे सुनाई आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अटैक ऑफ अस्थमा मे बी फ्यू मिनट्स एंड आवर्स। जो अस्थमा का अटैक होता है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, या तो मिनट्स के लिए होता है या कुछ आवर्स के लिए होता है। फिर उसके बाद में रिलीफ वहाँ पे मिल जाता है। तो अस्थमा के टाइम में हमें क्या करना रहता है? जो ब्रोंकोडाइलेटर्स ड्रग्स है वो हमें लेनी पड़ती हैं, जिसके कारण अस्थमा में हमें रिलीफ मिल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। हमें यहाँ पे अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी बताना है। तो हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप्स। फर्स्ट होती है एक्सट्रेंसिक, मतलब एलर्जिक जो अस्थमा होता है उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। इसमें एलर्जिक और एंटीजन्स होते हैं। जो कोई एंटीजन हमारी बॉडी में क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है, तो वहाँ पे जो हमारी मास्ट सेल है वो एक्टिव हो जाती हैं। फिर इधर जो एंटीबॉडी होती है IgE एंटीबॉडी होती हैं, वो क्या करती हैं? बेसोफिल्स को
रिएक्ट करवाती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो मास्ट सेल है और जो बेसोफिल्स है दोनों मिलके क्या करती हैं, केमिकल मीडिएटर को रिलीज करती हैं, जैसे हिस्टामिन को, प्रोस्टाग्लैंडिन को, साइटोकाइनिन को, ल्यूकोट्राइन्स को। फिर ये सब जो केमिकल मीडिएटर हैं वो क्या करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं और वहाँ पे फिर डिसएपनिया होता है। फिर हम नेक्स्ट इसके टाइप्स में देख लेते हैं इंट्रिंसिक नॉन एलर्जिक, जो एलर्जिन के कारण नहीं होती है। उसमें आ जाएगा इट बिगन्स विद बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। इसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों रिस्पॉन्स होते हैं। इसमें हम देख लेते हैं पहला पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। फिर उसके बाद में क्या रिलीज़ करवाती, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रिलीज़ करवाता है एसिटिलिन कोलिन को। फिर एसिटिलिन कोलिन होता है वो क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या रिलीज़ करवाता है, स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को वो क्या करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। फिर जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है वो क्या करवाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सेकंड का डी, राइट डाउन मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एंड राइट द डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ क्लाइंट। हमें यहाँ पे जो अस्थमा है उसकी मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट को बताना है और डिस्चार्ज प्लानिंग भी यहाँ पे हमें क्लाइंट की बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं अस्थमा के, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा ब्रोंको डायलेटर या बीटा एगोनिस्ट। इसमें जो ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स हम दिए जाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, साल्ब्यूटामोल आता है, अल्ब्यूट्रोल आता है और फीमोट्रोल आता है। नेक्स्ट आ जाती है जेंथिन डेराइवेटिव्स होती है, जिसमें थियोफाइलिन आती है, एमिनोफाइलिन आती है और डेरिफिलिन आती है। फिर थर्ड ड्रग्स आ जाती है एंटीकोलिनर्जिक यूज़ करते हैं, जिसमें एंटी प्लाज्मोडियम एक्शन हमें बताती है और इसके एग्जाम्पल में इप्राट्रोपियम आती है और एट्रोपाइन सल्फेट आती है, जो नेबुलाइजर की तरह हम इसमें यूज़ करते हैं। नेबुलाइजर मशीन से हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जिससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट ड्रग में हम क्या यूज़ करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स करते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक यहाँ पर रिस्पॉन्स देती है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं मेथिल प्रेडनिसोलोन आती है, प्रेडनिसोलोन आती है और बीटा मैथोसोन आती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है ल्यूकोट्राइन्स आती है, ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें कौन कौन सी आती है, मोन्टुलोकास्ट आती है और जेफ्रिलोकास्ट आती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं। क्या ये क्या करती हैं, दे स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल, ये मास्ट सेल की एक्टिविटी को स्टॉप कर देती हैं, जिसमें एग्जाम्पल में क्रोमलियोल सोडियम आती है। फिर हम देख लेते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर सीवियर अटैक। जब सीवियर अटैक आता है अस्थमा को, तो उस टाइम में हमें क्या क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट आ जाएगा ऑक्सीजन थेरेपी फॉर हाइपोक्सिया। हमें हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आ जाएगा नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडाइलेटर। जो ब्रोंकोडाइलेटर से उससे हमें क्या करना है, नेबुलाइजेशन प्रोवाइड करना है, जैसे अल्ब्यूट्रोल और इप्राट्रोपिन से। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन्स देना। फिर नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम सल्फेट आईवी देना है, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के टाइम में हमें मैग्नीशियम सल्फेट आईवी देना। फिर नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिकल वेंटिलेशन, जैसे इफ़ रेस्पिरेटरी फेलियर अकर्स, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन यहाँ पे देना है पेशेंट को। फिर नेक्स्ट आ जाता है लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी मैनेजमेंट। हमारा ये मेडिकल मैनेजमेंट होता है। इसके बाद में हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। अब हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एडवाइस करनी है, एक्सरसाइज के लिए बताना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, किस तरीके से उसको ब्रोंकोडाइलेटर यूज़ करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में करना है, किस तरीके से उसको स्टेरॉइड और ब्रोंकोडाइलेटर का यूज़ करना, हमें सब उसको एडवाइस करना है। फिर हमें क्या करना रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट में नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, जिसमें हमें नर्सिंग डायग्नोसिस हम बता रहे हैं, आप नर्सिंग केयर प्लान, इसमें 2 नर्सिंग केयर प्लान को बना लीजिएगा। फर्स्ट आ जाएगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीक्रेशन थिक म्यूकस। क्या होता है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, जो एयरवे होता है वो क्लियर नहीं होता है, और किस कारण से क्लियर नहीं होता है, उसमें ब्रोंकोस्पाज्म होता है और म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे थिक म्यूकस वहाँ पे जम जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा इम्पेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू अल्ट्राडोडो सप्लाई, ब्रोंकोस्पाज्म, एयर ट्रैपिंग एंड एल्वोलर डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, जो गैस होती है उसका एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाती है ब्रोंकोस्पाज्म के कारण। फिर नेक्स्ट आ जाता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस दस बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू स्पूटम प्रोडक्शन, डिसएपनिया एंड एनोरेक्सिया। यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में हम न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है,
रिलेटेड टू क्या हो रहा है, स्पूटम प्रोडक्शन के कारण, डिसएपनिया के कारण और एनोरेक्सिया के कारण। डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ अस्थमा क्लाइंट में हमें क्या क्या डिस्चार्ज प्लानिंग है, तब हमें डिस्चार्ज करना है। फर्स्ट जाएगी मेडिकेशन मैनेजमेंट। हमें डिस्चार्ज से पहले क्या करना है, सारे मेडिकेशन पेशेंट को समझाना, उसके फैमिली मेम्बर्स को बताना कि किस तरीके से नहीं यूज़ करना है, और जब तक पेशेंट अच्छे से ठीक ना हो जाए उसका डिस्चार्ज हमें नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अस्थमा एक्शन प्लान। जो अस्थमा का एक्शन प्लान है वो हमें पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को समझाना है, ट्रिगर को अवॉइडेंस करना है, सिम्टोमेटिक मॉनिटरिंग उसको प्रोवाइड करनी है, पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग अस्थमा, और अगर अस्थमा का एपिसोड्स आता है तो उसको किस तरीके से वह कम करे और उस टाइम में इमरजेंसी को वह मैनेज करे। फिर नेक्स्ट आ जाता है फॉलोअप केयर। हमें पेशेंट को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को बताना उसको फॉलोअप केयर लेने के लिए आना है। फिर आ जाएगा होम एनवायरनमेंट टिप्स। हमें उसको देनी है कि क्या क्या वो होम में टिप्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे वह अस्थमा के अटैक को कम कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है थर्ड का ए, डिफाइन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। बीपीएच हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, तो हम देख लेते हैं। बीपीएच इज द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड दैट कॉन्स्ट्रिक्ट द यूरेथ्रा कॉजिंग यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी रिटेंशन। जो बीपीएच है वो क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। जो यूरेथ्रा होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसके कारण यूरिन का फ्लो अच्छे से नहीं आता है और यूरिन का वहाँ पे रिटेंशन होने लगता है बॉडी में ही। हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें आ जाता है बीपीएच इज द कंडीशन व्हेन द प्रोस्टेट ग्लैंड इज इंक्रीज इन साइज दैट लीड्स टू द कंप्रेशन एंड देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा विच अफेक्ट द यूरिनरी फ्लो। इसमें क्या होता है, जो बीपीएच होती है वो कंडीशन में जो यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर लेती है अपने साइज को, और जो उसका जो यूरेथ्रा होता है यूरेथ्रा का क्या कर देती है, वहाँ पे नैरो कर देती है, यूरेथ्रा को नैरो कर देती है और यूरिनरी फ्लो को क्या करती है, अफेक्ट करती है, जिससे यूरिन का फ्लो नहीं बन पाता और यूरिन रिटर्न होने लगती है हमारी बॉडी में। डिस्क्राइब द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बीपीएच, जिसमें साइन और सिम्टम्स हम देख लेते हैं बीपीएच के। इसमें अर्ली स्टेज देयर में भी नो सिम्टम्स। जो अर्ली स्टेज होती है उसमें बीपीएच में किसी भी प्रकार का हमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। इसमें लेटर स्टेज में हमें सिम्टम्स दिखते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं लेटर स्टेज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिटेंशन। जो ये लेटर स्टेज में क्या होता है, जो यूरिनरी है यूरेटर होता है उनका में क्या हो जाता है, नैरोनेस आ जाती है और जिसके कारण यूरिन का वहाँ पे रिटेंशन होने लगता है। फिर आ जाएगा डिसयूरिया होगा, जो यूरिन करते टाइम वहाँ पे पेन हमें देखने को मिलेगा। फिर आ जाएगा इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी। जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या नहीं हो पाएगा, एम्प्टी नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से यूरिन वहाँ पे ब्लैडर से खाली नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज फ्रिक्वेंसी इन नाइट के टाइम में नक्चूरिया हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा यूरिन नाइट के टाइम में लगेगी पर्सन को। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हेसिटेंसी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन। यूरिन वो जब करने जाएगा तो उस टाइम में स्टार्टिंग में पेन के कारण वो क्या करेगा, उसको हेजिटेशन होगा यूरिन करने में। नेक्स्ट आ जाएगा बर्निंग मिक्चुरेशन। यूरिन करते टाइम में उसको क्या रहेगा, पर्सन को जलन होगी और जिसके कारण वो यूरिन अच्छे से नहीं कर पाएगा और पेन उसको वहाँ पे होगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम बाय फोर्सफुली इवैक्यूएशन ऑफ यूरिन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिकरेंट यूटीआई। इससे क्या होगा, रिकरेंट यूटीआई भी देखने को मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन उसको होगा बार बार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का सी, एक्सप्लेन द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट विद द ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट TURP विथ स्पेशल एम्फेसाइजेस ऑन पेल्विक एक्सरसाइज। यहाँ पे हमसे जो पोस्ट और प्री क्या पूछा गया है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट पूछा गया है। जो क्लाइंट बीपीएस से सफ़र करते हैं उसमें एक सर्जरी होती है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन सर्जरी होती है प्रोस्टेट की, तो उसमें हमें प्री और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं TURP इज़ द सर्जिकल प्रोसेस टू रिलीव द यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया बीपीएच इफेक्टिव। जो बीपीएच होता है उसको उसके मैनेजमेंट के लिए हम ये प्रोसीजर यहाँ पे करते हैं TURP। इसमें क्या होता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट। एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ रिकवरी एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे प्री और पोस्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं कॉम्प्लिकेशन उससे प्रिवेंट करने के लिए और उसकी स्मूथ रिकवरी और प्रिवेंशन करने के लिए। फिर हम देख लेते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आ जाती है पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। हमें पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और उसको काउंसलिंग देनी है बीपीएच के रिगार्डिंग।
फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। हमें पेशेंट के प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करने हैं। जितने भी ऑपरेशन से पहले असेसमेंट किए जाते हैं वो सब हमें असेसमेंट पेशेंट के करने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा बॉबल एंड ब्लैडर प्रिपरेशन हमें वहाँ पे करनी है। जो बॉबल होता है और ब्लैडर होता है उसको हमें प्रिपेयर करना है फॉर सर्जरी के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेडिकेशन मैनेजमेंट हमें करना है। जितनी भी प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस है वो हमें देनी है। जैसे ऑपरेटिव मेडिकेशन में हमारी एनेस्थीसिया भी आ जाती है, तो उसको केयरफुली जो एनेस्थेटिक होते हैं वो देते हैं। फिर हम देख लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या क्या आता है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें प्रोवाइड करना है। जैसे ही पेशेंट ऑपरेशन से बाहर आता है तो हमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर उसको प्रोवाइड करना है। कैथेटर केयर प्रोवाइड करना है जिससे वह आसानी से यूरिन कर सके। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्लूइड एंड डाइट मैनेजमेंट। हमें उसको प्रॉपर मात्रा में फ्लूइड प्रोवाइड करना है, डाइट उसको देनी है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ग्रेजुअल रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटी। उसको धीरे धीरे एक्टिविटी के लिए भी एक्टिविटी में फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज इन पोस्ट TURP रिकवरी। फिर आ जाएगी आफ्टर द ट्रांस यूरेथ्रल रिससिटेशन ऑफ प्रोस्टेट दिस एक्सरसाइज हेल्प टू इम्प्रूव यूरिनरी कंट्रोल एंड रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव इनकॉन्टिनेंस। जो कीगल एक्सरसाइज है वो किस में हेल्प करेगी, यूरिनरी कंट्रोल को बनाने में हेल्प करेगी और पोस्ट ऑपरेटिव इनकॉन्टिनेंस होगा यूरिन का उसको रिड्यूस करेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है कीगल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट आफ्टर TURP। क्यों ज़रूरी है कीगल एक्सरसाइज, जो सर्जरी है प्रोस्टेट की सर्जरी है उसके बाद में कीगल एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी। फर्स्ट आ जाएगा इम्प्रूव यूरिनरी कंट्रोल। यूरिनरी कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए ये ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव इनकॉन्टिनेंस। जो पोस्ट ऑपरेटिव इनकॉन्टिनेंस होता है उसको रिड्यूस करती है। सपोर्ट ब्लैडर फंक्शन, जो ब्लैडर के फंक्शन होते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छी करती है और पेशेंट को उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाती है। जैसे जब BPS था पेशेंट को तो उस टाइम में वह प्रॉपर तरीके से यूरिन नहीं कर पाता था और उसको हेजिटेशन होता था, इन स्ट्रीम में उसको हेजिटेशन होता था, तो ये उसको कम करेगी। फिर हम देख लेते हैं रिकवरी। इसमें आ जाएगा स्टे कंसिस्टेंट। फिर आ जाएगा परफॉर्म इन डिफरेंट पोजिशन, अवॉइड ओवर यूज, कॉम्बाइन विथ हेल्दी हैबिट्स। ये सब क्या है, रिकवरी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर X 70 ईयर मैन इज सफरिंग विथ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 सिंस 10 ईयर। जो एक मेल है मिस्टर X है, 70 ईयर के हैं और डायबिटीज मेलाइटस से सेकंड टाइप की जो डायबिटीज मेलाइटस है उससे सफ़र कर रहे हैं 10 साल से। ही इज़ एडमिटेड इन द कार्डियोलॉजी वार्ड विथ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ये कार्डियोलॉजी वार्ड में क्या है, एडमिट है। इनका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, बढ़ा हुआ है और डिजीनेस, नोजिया, फटीक इनको हो रहा है। ये हमारा मेन हेडिंग्स है जिसमें हमें क्वेश्चंस दिए गए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन डायबिटिक मेलाइटस एंड एलोबरेट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। देखिए डायबिटीज मेलाइटस को हमें पहले डिफाइन करने के लिए बोला है, तो हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच carbohydrate metabolism disturbed due to the insufficient secretion of insulin hormone. It is characterized by the trait feature example polyuria, polyphasia और polydyspnea। जो डायबिटीज मेलाइटस है वो एक कंडीशन है जिससे क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसमें क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और इंसुलिन का इनसफिशिएंट सिक्रेशन होता है जिसके कारण हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसमें पॉलीयूरिया होता है, पॉलीफेजिया होता है और पॉलीडिप्सिया होता है। फिर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। डायबिटीज मेलाइटस DM इज द क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू द डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन एक्शन आर बोथ। इट रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। जो डायबिटीज मेलाइटस होता है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर है जिसमें फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाता है, इनसफिशियंसी आ जाती है और अच्छे से नहीं हो पाता है। और इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वह कम हो जाता है जिसके कारण में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। फिर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस सेकंड टाइप के। इन अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलता है, नो सिम्टम्स। फिर इसमें थर्ड पीस साइन हमें दिखाई देते हैं जिसमें पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है और पॉलीफेजिया होता है। पॉलीयूरिया मतलब इसमें
बार बार यूरिनेशन लगती है। पॉलीफेजिया मतलब पर्सन ज़्यादा उसको भूख लगती है। पॉलीडिप्सिया मतलब उसको ज़्यादा प्यास लगती है। वह जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना यूरिनेशन करेगा। इन लेटर स्टेजेस में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे देंगे? स्लो हीलिंग ऑफ कट्स, जो कट्स उसको लगेंगे, जो बुंड उसको होंगे पर्सन को, डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में जो बुंड होंगे उसमें हीलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर आ जाएगा ब्लड विजन, उसमें जो डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट है उसमें ब्लड विजन हो जाएगा और रेटिनोपैथी भी हो जाती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण रेटिनोपैथी हो जाती है। फिर आ जाएगा ईचिंग, प्लूराइटिस होगा, वेट लॉस होगा, स्किन बिकम ड्राई एंड रफ हो जाएगी, नॉक्चूरिया होगा मतलब नाइट टाइम में, रात के टाइम में उसको ज़्यादा यूरिन लगेगी, एस्थीसिया हो जाएगा, फटीक, क्रैम्स इन लेग्स, फीट एंड फिंगर्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ड्राउजीनेस, स्किन इन्फेक्शन, टिंगलिंग एंड नमनेस इन हेड एंड फीट्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है उसको, और हाइपरटेंशन। ये सब क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। इल्यूस्ट्रेट्स द पैथोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। हमें जो डायबिटीज़ मेलाइटिस सेकंड है उसकी हमें पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। इसमें आ जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ बी सेल्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। जो पैनक्रियास की बीटा सेल्स होती हैं, लैंगरहैंस ऑफ बीटा सेल्स होती है पैनक्रियास की, उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है और डिस्ट्रक्शन हो जाता है। वो किसको लीड करता है? डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। उससे क्या होता है? इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। फिर लीड्स टू इंसुलिन रिक्वायर इज नॉट सफिशिएंट फॉर टोटल बॉडी। टोटल बॉडी के हिसाब से इतना इंसुलिन हमें चाहिए होता है उतनी इंसुलिन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या किसको लीड करता है? डिस्टर्ब इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जिससे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ये किसको लीड करता है? इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। जो ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है और हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट को हो जाती है। वो किसको लीड करता है? डिक्रीज ग्लूकोज लेवल एंड डिक्रीज एनर्जी, पेशेंट फील फटीग। अगर फिर हाइपरग्लाइसीमिया वहाँ पे हो जाएगा तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और एनर्जी पेशेंट की कम हो जाएगी और पेशेंट फटीग फील करेगा। फिर किसको लीड करेगा ये? वेट लॉस ड्यू टू द इम्प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड आल्सो इंक्रीज एपेटाइट। इससे क्या होगा? जो हमारा वेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है और हमारी जो एपेटाइट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ मिस्टर एक्स। जो मिस्टर एक्स है हमारे, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, उसका हमें मैनेजमेंट बताना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, जिसमें डाइटरी चेंजेस आएगा, फिजिकल एक्टिविटी आएगी। नेक्स्ट आ जाएगा वेट मैनेजमेंट करना है, बिहेवियरल चेंजेस करवाना है। फिर नेक्स्ट हमारा मेडिकेशन में हमें कौन कौन सी मेडिकेशन लेनी है। हमारी फर्स्ट मेडिकेशन आ जाएगी, फर्स्ट लाइन थेरेपी में मेटफॉर्मिन आती है। सेकेंड लाइन ऑप्शन में आ जाता है GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आती है। फिर SGLT सेकेंड इनहिबिटर आती है, GPP-4 इनहिबिटर आती है, सल्फोनीलूरिया ये आती है, इंसुलिन थेरेपी। ये सब क्या है? मेडिकेशन से जो डायबिटीज़ मेलाइटिस सेकेंड में यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग यहाँ पे करना होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्टप्रेनियन ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर, हमें तीनों ब्लड शुगर मॉनिटरिंग टाइम से करना होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन एंड रेगुलर चेकअप्स। हमें कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना है और रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं पेशेंट के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है ब्लड प्रेशर, किडनी फंक्शन टेस्ट, आई हेल्थ और फुट केयर। ये सब हमें टेस्ट रेगुलरली हमें फॉलोअप में हमें चेक करवाते रहना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा पेशेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट। हमें पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, फिजिकल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट द एक्चुअल एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिस्टर एक्स। क्या क्या एक्चुअल और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होते हैं जब पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस सेकंड से सफ़र कर रहा है उस टाइम में। तो हम पहले देख लेते हैं एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, जिसमें आ जाएगा कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं, जिसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसमें ब्लड हमारा क्या हो जाता है? थिक हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक होने के वहाँ पे चांसेस रहते हैं और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है न्यूरोपैथी आती है, जिसमें नर्व डैमेज हो जाती है, एग्जाम्पल में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नेफ्रोपैथी होती है, जिसमें किडनी डिसीजेस आती हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं सिकिडेस, क्रोनिक किडनी डिसीज आ जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है रेटिनोपैथी, आई की डैमेज होती है,
जिसमें एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डायबिटीज़ फूड कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें अगर कोई चोट पेशेंट को लगती है तो वहाँ पे अच्छे से वह जल्दी से हील नहीं हो पाती है, बहुत टाइम ले लेती है हील होने में। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्किन कंडीशंस, स्किन ड्राई हो जाती है और रैसेस उसमें होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाता है, हियरिंग लॉस होता है और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेस यहाँ पे हो जाती हैं। ये सब एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। अब हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर पेशेंट को अगर इंसुलिन की मात्रा कम है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और अगर हम इंसुलिन दे देते हैं तो वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा ज़्यादा। इसलिए हमें जो आरबीएस है उसको मॉनिटरिंग करते रहना है। फिर आ जाएगा स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस हो सकती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है। फिर इन्फेक्शन एंड डिलेड हीलिंग हो सकती है, उसकी जो वुंड लगेगा उसमें हीलिंग प्रोसेस कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। फिर आ जाएगा गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, स्लीप एपनिया, पैनक्रिएटिक कैंसर और एम्पुटेशंस, ये सब उसको पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है गेटवे थ्योरी ऑफ पेन। हमें यहाँ पे पेन की गेटवे थ्योरी को समझाना है, तो हम देख लेते हैं। पेन इज डिफाइंड एज द अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल एंड पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। जो पेन होता है उसमें क्या होता है, सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, जिसमें एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज होते हैं। अब हम देख लेते हैं पेन गेट थ्योरी क्या होती है। गेट कंट्रोल थ्योरी वाज डिस्क्राइब बाय द मेलजेक एंड वेल इन 1965। जो गेट कंट्रोल थ्योरी है वो किसने दिया था, मेलजेक ने, और वेल ने दिया था 1965 में। फिर हम देख लेते हैं दिस थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द पेन मॉड्यूलेशन सिस्टम इन विच द न्यूरल गेट प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड कैन ओपन एंड क्लोज देयर बाय मॉड्यूलेटिंग द परसेप्शन ऑफ पेन। ये जो गेट कंट्रोल थ्योरी है उसमें एक क्या बताया गया है, जो न्यूरल गेट होता है वो किस तरीके से क्लोज होता है और ओपन होता है। ये जो न्यूरल गेट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, और इसके ओपन होने और क्लोज होने के जो मॉड्यूलर परसेप्शन है उसको यहाँ पे बताया गया है। हम इसका डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। जो फास्ट फाइबर होते हैं और इसमें स्लो फाइबर होते हैं। जो फास्ट फाइबर होते हैं वो अल्फ़ा बीटा होते हैं, और जो स्लो फाइबर होते हैं और अल्फ़ा डेल्टा और सी फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रल कंट्रोल करते हैं। जो हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है उसमें क्या करते हैं, सेंसरी सेंट्रल कंट्रोल करते हैं, और फिर वहाँ पे हमारा जो पेन है हम उसको असेस कर पाते हैं, उसकी मॉड्यूलिंग को हम समझ पाते हैं। फिर आ जाएगा द 3 सिस्टम लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट टू इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ पेन आर्स। यहाँ पे 3 सिस्टम होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के एक्ट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट आ जाएगा सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा इन द डोर्सल, सेकेंड आ जाएगा द डोर्सल कॉलम फाइबर्स, फिर सेंट्रल ट्रांसमिशन सेल, फिर आ जाएगा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन पेन कंडक्शन आर। जो पेन कंडक्शन में कैसे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा प्राइमरी फ्रॉम द नोइसिसेप्टर्स टू द डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो नोइसिसेप्टर्स होते हैं डोर्सल हॉर्न में, जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंडक्शन करते हैं वो पेन का। फिर सेकेंडरी कंडक्शन कौन करता है पेन का, फ्रॉम द डोर्सल हॉर्न टू थैलेमस। जो डोर्सल हॉर्न होता है वहाँ से थैलेमस में ये सेकेंडरी कंडक्शन होता है पेन का। फिर टर्सरी कंडक्शन कहाँ होता है, फ्रॉम थैलेमस टू कॉर्टेक्स एंड अवेयरनेस। फिर थैलेमस से कॉर्टेक्स में आता है और फिर हमें पता चलता है पेन का। फिर हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओपन एंड क्लोज गेट सिस्टम देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओपन और क्लोज गेट सिस्टम को। जिसमें फर्स्ट आ जाता है अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन द पेन फाइबर्स। जो पेन फाइबर्स हैं उनकी अमाउंट ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन अदर पेरिफेरल फाइबर। जो अदर पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मैसेजेस दैट डिसेंड फ्रॉम द ब्रेन, गेट इज क्लोज्ड बाय। कब कब हमारे गेट क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा फिजिकल पेन, एनाल्जिक रेमेडीज। जब हम फिजिकल पेन होता है तो एनाल्जेसिक्स ले लेते हैं, रेमेडीज ले लेते हैं, उस टाइम में जो हमारे गेट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। फिर आ जाएगा इमोशनल पेन्स बीइंग अ गुड मूड्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा बिहेवियरल फैक्टर, इसमें आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन थिंग्स अदर देन द इंजरीज। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिलैक्सेशन एंड
कंटेनमेंट, मेंटल फैक्टर्स जिसमें वर्क आ जाएगा टीवी एंड बुक्स, फिर एक्टिव टॉकिंग में आ जाएगा एक्सरसाइज, फिर काउंटर स्टिमुलेशन में आ जाएगा हीट मसाजेस। मतलब यहाँ पे हमें पेन बताए गए हैं और किस टाइम में वो क्लोज हो जाते हैं ये हमें बताया गया है। जैसे फिजिकल में आ जाता है एनाल्जेसिक रेमेडीज लेते हैं तो इमोशनल पेन अगर है तो उस टाइम में गुड मूड्स रहेगा तो हमारे पेन ठीक हो जाएंगे। फिर रिलैक्सेशन है। कंटेनमेंट, अगर मेंटल फैक्टर से इशूज़ है तो वहाँ पे वर्क हम टीवी वगैरह देख सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं। एक्टिविटी टेकिंग है तो वहाँ पे एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। फिर है काउंटर स्टिमुलेटर है तो हीट मसाजेस वहाँ पे ले सकते हैं। ये सब क्या है, गेट इज़ क्लोज्ड बाय, मतलब कब गेट क्लोज होते हैं। देख लेते हैं गेट इज़ ओपन बाय, कब गेट ओपन होते हैं पेन के, जिसमें फिजिकल फैक्टर आ जाता है, जिसमें बॉडीली इंजरी, अगर कोई बॉडीली इंजरी करती है तो उस टाइम में पेन का जो गेट है वो ओपन हो जाता है। फिर है इमोशनल फैक्टर में एंजाइटी डिप्रेशन के टाइम में गेट ओपन हो जाता है। फिर आ जाएगा बिहेवियरल फैक्टर होता है, जैसे अटेंडिंग टू द इंजरी एंड कंसंट्रेटिंग टू पेन, अगर पेन में कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो उस टाइम में भी जो पेन के गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। फिर लैक ऑफ एक्टिविटी, अगर एक्टिविटी कम हो रही है तो उस टाइम में पेन के गेट भी एक्टिव हो जाते हैं। ये थी हमारी गेटवे ऑफ पेन थ्योरी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का बी, एनलिस्ट डिफरेंस बिटवीन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो हम इधर साइड लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म और इधर लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वेट लॉस, इसमें वेट का क्या होता है, लॉस होता है। जो हाइपो होता है उसमें वेट लॉस नहीं होता है, जो इसमें वेट लॉस नहीं होता, इसमें वेट गेन होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज एपेटाइट, इसकी जो एपेटाइट है वो क्या रहेगी है, इंक्रीज रहती है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें डिक्रीज एपेटाइट होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हीट इंटॉलरेंस इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, इसमें क्या होता है, हीट इंटॉलरेंस होता है और जो बॉडी होती है वो सेंसिटिव होती है हीट के प्रति। फिर जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें कोल्ड इंटॉलरेंस होता है और जो बॉडी होती है कोल्ड के प्रति सेंसिटिव होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रैकीकार्डिया, पल्पिटेशन और एरिथमियाज। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें ट्रैकीकार्डिया होता है, पाल्पिटेशन होता है और एरिथमियाज होता है। और जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। नेक्स्ट आ जाता है फास्ट मेटाबॉलिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें क्या होता है, फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म में फास्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसमें स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें डायरिया होता है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। नेक्स्ट आ जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म में एंजाइटी होती है, नर्वसनेस आती है, इरिटेबिलिटी होती है, इंसोम्निया और ट्रेमर्स आते हैं। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें फटीक, डिप्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज हेयर नेल्स ग्रोथ होती है और इंक्रीज स्वेटिंग होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हेयर लॉस होते हैं और थिन नेल्स होते हैं और ड्राई स्किन्स होती हैं। फिर देख लेते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म में नॉर्मल और रिक्वायर्ड टीएसएच का लेवल होता है, लेकिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें जो टीएसएच का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th का सी, डुक्स क्राइटेरिया फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है उसमें डुक्स ने अपने मेजर और माइनर क्राइटेरिया दिया, उसमें हमें यहाँ पे बताना है। तो जो द डुक्स क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस EF, it is the divided into major and minor criteria and diagnosis made based in their combination। जो डुक्स क्राइटेरिया है उनने एंडोकार्डाइटिस को क्या किया, डायग्नोस किया और उसके ऊपर कुछ क्राइटेरियाज बताएं और उनको मेजर और माइनर क्राइटेरिया में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हम पहले देख लेते हैं मेजर क्राइटेरिया, क्या क्या मेजर क्राइटेरिया आते हैं जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होते हैं। फर्स्ट आ जाता है पॉजिटिव ब्लड कल्चर, परसिस्ट बैक्टीरिया, मल्टीपल पॉजिटिव कल्चर डाउन मोर देन 12 आवर्स पार्ट। ब्लड कल्चर हम करवाते हैं तो उस टाइम में जो बैक्टीरिया होता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट मेजर क्राइटेरिया में आ जाता है एविडेंस ऑफ एंडोकार्डाइटिस इन्वॉल्वमेंट, जिसमें इकोकार्डियोग्राम फाइंडिंग्स आती हैं और न्यू वल्वुलर रिगर्जिटेशंस होता है। इसमें जो एंडोकार्डाइटिस इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, इकोकार्डियल फाइंडिंग हमें मिल जाती है और न्यू वल्वुलर रिगर्जिटेशन हमें मिल जाता है। ये हमारे मेजर क्राइटेरिया आ जाते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के। अब हम माइनर क्राइटेरिया देख लेते हैं एंडोकार्डाइटिस के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है प्रीडिस्पोजिंग हार्ट कंडीशन और IV ड्रग्स यूजेस होती हैं।
फिर इसमें फीवर ये तो 38 रहेगा, ये उससे मोर देन रहेगा 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर आ जाएगी वेस्कुलर फिनोमिना होंगे, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनास और माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस, ये सब किस में आ जाते हैं, माइनर क्राइटेरिया में आ जाते हैं। फिर हम इसके डायग्नोसिस देख लेते हैं, डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द डुक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं। डिफेक्टिव IE मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में 2 क्राइटेरियास होते हैं, जिसमें 1 क्राइटेरिया जो मेजर क्राइटेरिया है उसका 1 क्राइटेरिया हमें मिलना चाहिए और जो माइनर क्राइटेरिया उसके 3 क्राइटेरिया मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलते हैं तो पूरे 5 क्या होना चाहिए, माइनर क्राइटेरिया हमें मिलना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि पर्सन को क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस यहाँ पे हुई है। तो उसके क्राइटेरिया हम फिर से समझते हैं। दोनों मेजर और माइनर क्राइटेरिया है उसमें से 1 मेजर क्राइटेरिया और 3 माइनर क्राइटेरिया मिलना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो हम बोलेंगे पर्सन को एंडोकार्डाइटिस है इन्फेक्टिव। अगर ये नहीं मिलता है तो पेशेंट को 5 जो माइनर क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। पॉसिबल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देख लेते हैं, इसमें क्या आता है। जो पॉसिबल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में 1 मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए और 1 माइनर क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर दोनों क्राइटेरिया में से 1 क्राइटेरिया हमें मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि पर्सन को पॉजिटिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। अगर 1 दोनों क्राइटेरिया नहीं मिलते हैं तो हमें 3 माइनर क्राइटेरिया मिलने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि पेशेंट को पॉजिटिव इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का D, सोरियोसिस। सोरियोसिस में क्या आ जाएगा, सोरियोसिस इज द लॉन्ग लास्टिंग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द पैचेस ऑफ एबनॉर्मल स्किन दैट आर टाइपिकली रेड, ईची एंड स्केली। पैचेस में वेरी इन सीवियरिटी फ्रॉम स्मॉल एंड लोकलाइज्ड टू कंप्लीट बॉडी कवरेज, मोस्टली सीन ऑन एल्बो, नी एंड स्कैल्प। जो सोरियोसिस होती है वो क्या होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है, ऑटो इम्यून डिसीज होती है जो स्किन की एक टाइप है डिसीज़ की, जिसमें क्या होता है, पैचेस होते हैं और एबनॉर्मल स्किन्स हो जाती हैं, जिसमें रेड होती है, ईची होती है और स्केली स्किन पैचेस हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें ज़्यादातर वो कौन से एरिया को कवर करती हैं, एल्बो को, नीज को और स्कैल्प को कवर करती है। अब हम इसकी एटियोलॉजी देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी एटियोलॉजी है, क्या क्या इसके कॉजेस है जिसके कारण सोरियोसिस कॉज होती है। फर्स्ट जाती है इडियोपैथिक, मतलब अननोन कॉजेस होता जाती है। जेनेटिक कॉजेस, अगर फैमिली में किसी को है तो उनको होने के चांसेस रहते हैं। ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण ये डिसीज हो सकती है, इन्फेक्शन के कारण हो सकती है और फिर इंजरी के कारण ये हो सकती है। फिर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या हमें साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सोरियोसिस में, जिसमें फर्स्ट आ जाता है एरिथमेटस, ड्राई स्केली पैचेस। जो स्किन के ऊपर हमें स्केली पैचेस दिखाई देंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी और हमें एरिथमेटस मतलब रेड स्पॉट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। फिर कॉमनली अकर्स ऑन स्कैल्प, एल्बो, नीज एंड सैक्रल एरिया। हमें इन एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे एल्बो, नीज और सैक्रल एरिया में। अब हम इसके मैनेजमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट हम सोरियोसिस में कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है। इन माइल्ड केसेस गिव टॉपिकल थेरेपी एंड सनलाइट। हमें जो माइल्ड केसेस हैं, जो अर्ली स्टेज है, उस टाइम में हमें क्या करना है, टॉपिकल थेरेपीज़ देनी है, मतलब जो क्रीम्स वगैरह आती हैं वो हमें टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए उनको देना है और सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आल्सो गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एग्जाम्पल ट्राइएमसिनोलोन, सिटोनाइड। फिर नेक्स्ट आ जाता है डाइथ्रेनॉल ऑइंटमेंट, आल्सो गिवन ही है। ये सब क्या दिया जाता है, टॉपिकल दिया जाता है। और जो सोरियोसिस होती है वो स्किन की डिसीज़ होती है, इसलिए इसमें टॉपिकल चीज़ें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का E, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमें शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ हेल्थ केयर यूनिट्स इज imparted necessary treatment to reduce the adverse effect that is waste में पोस्ट। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो बहुत सारे हेल्थ केयर यूनिट से, बहुत सारे हेल्थ केयर सेक्टर से हमें इकट्ठा होता है, मिलता है और उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से हमें डिस्कार्ड करना होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो कहाँ से जनरेट होता है, डायग्नोसिस के टाइम, टेस्टिंग के टाइम, ट्रीटमेंट, रिसर्च करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम ह्यूमन या एनिमल में यूज़ करते हैं, उस टाइम में हमें ये
वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। फिर हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए, जिसमें फर्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हाइजीन एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट होता है उसको हाइजीन बनाए रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट प्रिवेंट करने के लिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको स्वच्छ बनाए रखने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत सारी डिसीजेज़ यहाँ पे ओरिजिनेटेड होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रमोट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग क्रिएटर्स एज बायोमेडिकल वेस्ट कंट्रीब्यूट टू द इन्फेक्शन। अगर बायोमेडिकल वेस्ट नहीं किया जाएगा तो बहुत सारी ह्यूमन के साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनको भी यहाँ पे डिसीज़ होंगी और इन्फेक्शन कॉज होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन राइट वे टू ह्यूमन बिलोंग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करना है, जिससे क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन है उसको इन्फेक्शन नहीं होगा और किसी भी प्रकार की जो डिसीजेस यहाँ पे होती हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस बोल लें हम, या फिर कोई भी जो ऑर्गन है पैथोजन है वो डिसीज़ को कॉज करते हैं, तो उससे हम डिसीज़ कॉजेशन को कम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है सोर्सेस ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। क्या क्या सोर्सेस होते हैं जो हेल्थ केयर से हमें मिलते हैं, जिसमें आ जाता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उससे हेल्थ केयर वेस्ट निकलते हैं। नर्सिंग होम से मिलते हैं, फिजिशियन, डेंटिस्ट ऑफिस एंड क्लिनिक्स, यहाँ से भी हमें हेल्थ केयर वेस्ट मिलते हैं। फिर आ जाएगा डिस्पेंसरीज, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, एनिमल स्लॉटर्स हाउसेस, फिर आ जाएगा लैब्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैक्सीनेशन सेंटर्स, बायोटेक इंस्टीट्यूट एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। ये सब यूनिट्स हैं, ये सब सेंटर हैं जहाँ जहाँ से हमें क्या मिलते हैं, बायो मेडिकल वेस्ट है वो, वहाँ से ये सोर्स हैं, इनसे हमें कलेक्ट करने होते हैं। फिर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके दो टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है नॉन हजार्डियस वेस्ट होता है और एक हजार्डियस वेस्ट होता है। जो हजार्डियस वेस्ट होता है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इन्फेक्शियस वेस्ट और टॉक्सिक वेस्ट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या क्या प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू हमें बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करना चाहिए। फर्स्ट आ जाएगा सोर्स आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले तो हमें सोर्स ढूंढना है कि हमें कहाँ कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट हम कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट मिलते हैं। जैसे हमने अभी देखा था जस्ट ऊपर की क्या क्या इसके सोर्सेस हैं, तो उन सब जगह से हमें सोर्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर सेग्रीगेशन करना है, हमें हर प्रकार के जो वेस्ट हैं उनको सेग्रीगेट करना है कि अगर जो कोई ग्लासवेयर है, प्लास्टिक आइटम है, तो हमको सबको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करना है और सबको अलग अलग तरीके से डिस्कार्ड करना है, इंसिनरेट करना है। इसकी बहुत सारी मेथड्स फिर आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कलेक्शन एंड स्टोरेज। सबको हमें एक साथ कलेक्ट करना है और उसका स्टोरेज करना। फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट, हमें सेफली उन चीज़ों को क्या करनी है, ट्रांसपोर्ट करनी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल। फिर जो हमने कलेक्ट किया था वेस्ट को, उसको हमें किस तरीके से उसको डिस्कार्ड करने हैं, उसको किस तरीके से डिस्पोज करने हैं, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है जिससे हम उस वेस्ट को कम कर सकते हैं और हम उसके इन्फेक्शियस चीज़ों को, हजार्डियस चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये बायोमेडिकल वेस्ट फिनिश होता है जो शॉर्ट नोट्स में आया हुआ था। यहाँ पे हमारा 2019 का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन फिनिश होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और आपका एग्ज़ाम कैसा गया, एग्ज़ाम से आने के बाद आप ज़रूर से कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।